अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं जी अपनी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ जो हमारे पास है, वो जी है हमारे जो पहले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को लेकर। बिल्कुल जी, आप सभी जानते हैं कि बाजवा साहब के एक रिपोर्ट आई थी यानी कि अहमद नूरानी साहब जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि बाजवा साहब के पास कितना पैसा है, कितने एसेट्स हैं उनके और उनकी फैमिली के। और एफबीआर की जो है वो रिपोर्ट्स भी लगाई गई थी, एफबीआर के पेपर्स भी लगाए गए थे और एक तरह से सबूत भी दिया गया था कि जी एफबीआर में ये सारे जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर भी कर दिए गए हैं। अब जी हुआ ये है कि अहमद नूरानी और बाकी लोगों ने जिन्होंने ये खबर लीक की थी, जिन्होंने ये खबर दी थी, जिन्होंने ये न्यूज़ एक बच्चे बच्चे तक पहुँचाई थी, उन्होंने क्या सोचा था कि जब बाजवा साहब को पता चलेगा कि उनके एसेट्स का सबको मालूम पड़ गया है, सबको पता लग गया है कि उन्होंने 6 साल के अंदर जो है कितने ज़्यादा उनके पास पैसे आ गए हैं ऑलमोस्ट 13 बिलियन और इस तरह से बल्कि उसके अलावा भी जो है प्रॉपर्टी और क्या-क्या कौन-कौन सी कंट्रीज़ में उनके एसेट्स बताए गए और किस तरह से रातों-रात वो पैसा बताया गया कि आया है, ये सुनकर क्या होगा? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। नहीं जी, सरदार ऐसा नहीं देगा, सरदार देगा 2 कान के नीचे। तो हुआ ये है कि जी एफबीआर से जिन लोगों ने वो पेपर्स और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अहमद नूरानी साहब को दिए थे या फिर उन्होंने लीक किए थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। और अब मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर केस चलेगा और उसके बाद चक्की पीसिंग एंड पीसिंग ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन ख़ैर ये तो एक न्यूज़ थी और अब हमें पता नहीं कि बाजवा साहब या उनके लोग आगे क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल एफबीआर से उन सब लोगों की हो गई है छुट्टी, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब पेपर ऐसे कौन लीक करता है यार? अगर तुम लोगों को छुपाना नहीं आता तो इस तरह के काम ही क्यों करते हो? मतलब ये कि इतने अनाड़ी कि मतलब इतनी जल्दी पकड़े भी गए। खैर कोई बात नहीं, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ हमारे पास जी ये भी कह लीजिए कि आर्मी को ही लेकर है यानी कि हमारे जो नए आर्मी चीफ आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब। बिल्कुल जी, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने आते के साथ ही विज़िट किया है कश्मीर का। बिल्कुल, हमारे यहाँ चाहे गवर्नमेंट आए, चाहे हमारी कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई प्रेज़िडेंट आ जाए या फिर हमारे कोई आर्मी चीफ नए आए, जो भी आता है सबसे पहला भाषण और सबसे पहला विज़िट वो कश्मीर का ही करता है। चाहे उसके बाद पूरे साल या जब तक उनका टेन्योर है, वो बिल्कुल भी ना पूछें। लेकिन हाँ, उस वक़्त ज़रूर पहुँच जाते हैं, आते के साथ ही उन्होंने भी जाके कश्मीर का विज़िट किया है और कहा है कि जी हम अपनी ज़मीन की हिफ़ाज़त करेंगे, जो कि करनी भी चाहिए सर आपकी ड्यूटी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर भारत ने हमारे ऊपर किसी किस्म की जंग जो है मसल्लत की यानी इम्पोज़ की, तो हम उसका भी मुकाबला करेंगे। वैसे सर अभी तक जितनी जंगें हुई हैं हम ही ने शुरू की हैं, भारत वाले तो जंग मतलब स्टार्ट करते ही नहीं हैं, हाँ, एंड ज़रूर कर देते हैं। तो ये है कि आप ज़रा-सा सोचिएगा कि इस बार भी जंग हमने ही शुरू करनी है क्योंकि अगले तो करते नहीं हैं। वो तो बैठ के मूँगफलियाँ खाते रहते हैं या कुछ ना कुछ चिलगोज़े खाते रहते हैं या बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं हमारा। लेकिन ये कि मजाल है जो खुद से जंग शुरू कर दें। ये तो उन्होंने 71 में भी नहीं की, 65 की जंग भी हमने खुद ही की थी। उसके बाद सर कारगिल भी हमें ही कोई जोश उठाता तो हमने कहा चलो जी जाके कारगिल पे चढ़ाई कर दें। और इसी तरह की सर छोटी हो, मोटी हो, जैसी मर्ज़ी जंग हो, जिस तरह का मर्ज़ी फड्डा हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, वो शुरू हम ही करते हैं। हम पहुँच जाते हैं, हाँ जी बताओ, क्या कितने आदमी थे? सरदार 2। लेकिन ख़ैर ये मैं बात नहीं कर रही आपसे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी इस बार भी जो है वो आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपनी कमांड संभालते के साथ ही पहला विजिट उन्होंने कश्मीर का किया है और कश्मीर में जाके उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे, दुश्मन की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे मुझे पूरा यकीन है और मैं पिछली हिस्ट्री भी पढ़ चुकी हूँ और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि हमने ईंट से ईंट ही बजानी है वैसे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई यानी कि कमाल ही हो गया सर। अभी तक तो किसी ने जंग मुसल्लत की नहीं, मतलब हम खुद ही पहुंच जाते हैं और उसके बाद खुद ही वापस भी आ जाते हैं। वो तब हथियार वथियार तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये कि बहरहाल हम जाते भी खुद ही हैं और हम आते भी खुद ही हैं
और उसके बाद हम कहते हैं जी जंग उन्होंने मसलत कर दी। मगर ये ज़रूर है कि पिछले दिनों उन्होंने एक छेड़खानी शुरू कर रखी है भारत की तरफ से, बार-बार कहा जाता है हम पीओके ले लेंगे, गिलगित-बाल्टिस्तान ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर का, जैसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, भारत वाले उसको पीओके कहते हैं। तो जी उनका कहना है कि जी हम आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेंगे, जब हमारी गवर्नमेंट कहेगी हम चले जाएँगे। तो ठीक है सर, स्टेटमेंट्स ही चलती रहनी चाहिए। मेरा ख़्याल है दोनों तरफ से खून-खराबा कोई नहीं होना चाहिए, तो आप भी भाषण देते रहिए और भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, तो उसको बस आपने दिल पे नहीं लेना है। आपने अपनी रोज़ी-रोटी जो कश्मीर से रखी हुई है सँभाल के, यानी ज़ाहिर है कश्मीर हमने रखा इसीलिए, अभी तो कश्मीर के साथ-साथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी मिल गया है और वहाँ से टीटीपी वाले आते हैं, तो सर वहाँ से भी मतलब खाने कमाने की जो राह है वो निकल आई है। लेकिन देखते हैं कि आखिर ये कश्मीर का मसला और कितने साल इसी तरह से रखने वाले हैं। क्योंकि सर बैठ क्यों नहीं जाते, बात क्यों नहीं कर लेते, डायलॉग के ज़रिए मसले को हल कीजिए और जो कश्मीर के लोग हैं, जिनकी वो ज़मीन है, जो हकदार हैं, जो उसके मालिक हैं, उनको बुलाइए और उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या चाहते हैं, तो ही बेहतर होगा। और ये कश्मीर का इश्यू सॉल्व होगा तभी भारत के साथ हमारे कुछ टर्म्स भी बेहतर हो पाएँगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के कारोबार चलते हैं, जिन लोगों की दुकानें चल रही हैं, जिन लोगों के घर यही कश्मीर का चूरन बेच-बेच के और हिंदुस्तान से नफ़रत बेच-बेच के चल रहे हैं, वो ज़ाहिर है अपना कारोबार ठप नहीं करेंगे। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सर फीस बहुत ज़्यादा हो गई है और अब फीस तो उतनी ही है असल में जितनी पहले थी, उतने ही $1000 या लाख डॉलर देने पड़ते हैं, लेकिन पाक रुपीस क्योंकि कहीं कहीं से कहीं चला गया है, इस वजह से जो है वो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है, ज़्यादा खरीदारी करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए खाना कमाना भी ज़रूरी है। लेकिन सर अब ये कश्मीर का चूरन बिकने वाला है नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अब सब लोगों को समझ आ गई है। सब लोग सब समझ गए हैं और इमरान खान के टेन्योर में तो जिस तरह की बातें की गई हैं, वो सुन-सुन कर तो सर और भी सबको एस्टेब्लिशमेंट का पता लग गया है। तो वैसे तो खान साहब को आप ही लोग लाए थे। आप ही ने खान साहब को सिखाया, पढ़ाया, बनाया, किसी तरीके से धक्के मार के प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही खान साहब को हटाया तो खान साहब ने तो एकदम फिरकी लेनी शुरू कर दी और अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि खान साहब ने तो ऐसी बातें भी की हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं जाके फटवट ही ना जाए। 1 मिनट मैं आपको सुनवाती हूँ, ख्याल रखिएगा। अपने आजम स्वाति के लिए प्रोटेस्ट करना है। सबको मैं कह रहा हूं, जो उससे जुल्म हुआ है, यह जुल्म की इंतहा है। एक आदमी जिसने एक ट्वीट किया है, दुनिया के अंदर हर जगह आपको इजाजत होती है जमहूरियत में तनकीद करने की। एक ट्वीट के ऊपर तनकीद करने पे उसको तशद्दुद किया गया। एक 75 साल आदमी, उसको पहले उसके पोता और पोतियों के सामने मारा घर में जाके, और उस आदमी का कोई भी उसके ऊपर इस तरह का जुल्म हुआ होता तो उसका गुस्सा आना था। उसके बाद उसकी जो सबसे बड़ा हमारे माशरे के अंदर, एक हमारा माशरा इस्लामी माशरा है, उसकी जो वीडियो बना के उसके घर उसकी फैमिली को दी गई, यानी कौन आदमी है उसके बाद रिएक्ट नहीं करेगा। मेरी तरह का आदमी, मैं तो खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाऊंगा मेरे घर से मुझे कोई इस तरह करे। यानी मैं तो अपना सारा, मैं उसके बाद तो सिर्फ एक चीज मेरे ज़हन में आए। जी, तो ये इमरान खान थे और इमरान खान कह रहे थे जी अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं तो जी खुदकुश हमले के लिए भी तैयार हो जाऊं। लेकिन खान साहब इस किस्म के अल्फाज आपको नहीं बोलने चाहिए और इस किस्म की सीख भी अपने लोगों को नहीं देनी चाहिए। ये तो खैर मेरा ख्याल है, इसके अलावा भी 10 तरीके हैं जिसके आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसी में से खान साहब ने एक प्रोटेस्ट और किया है। खान साहब ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है। अरशद शरीफ साहब, जिनको के कीनिया में आप सब जानते हैं कि जिस तरह से उनका मर्डर हुआ, जिस तरह से उनको शहीद किया गया, उसके ऊपर खान साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है और उसमें खान साहब ने क्या लिखा है, यही कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज है कि ये लेटर खान साहब ने हैंड रिटन लेटर है खान साहब का, और ये देख के मुझे एक बात का यकीन हो गया है
कि खान साहब अगर क्रिकेटर ना होते, खान साहब अगर पॉलिटिशियन ना होते, तो खान साहब डॉक्टर जरूर होते। इसलिए कि खान साहब की हैंड राइटिंग देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से डॉक्टर बनने का शौक होगा, लेकिन नंबर नहीं आए होंगे मेडिकल में, तो खान साहब ने सोचा कि चलो क्रिकेट ही खेल लेते हैं। मगर खैर, खान साहब ने बहरहाल ये लेटर लिखा है, लेकिन खान साहब उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इस चीज को लेकर चलेंगे और जिस जिसके साथ भी गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, उनके ऊपर आप आवाज उठाया करेंगे। साथ हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो जी, अफगानिस्तान में जो हमारे एम्बेसडर हैं उबैदुल्ला निजामानी, आप सब जानते हैं कि एम्बेसी के पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था और टीटीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जी टीटीपी का अटैक था, और अब ये भी बताया गया है कि एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है जो एम्बेसी के आसपास ही किसी बिल्डिंग में था, और उसको अरेस्ट कर लिया गया है इस इल्जाम में कि उसने ही अटैक किया था। उसमें एम्बेसडर साहब तो खैर महफूज रहे, लेकिन उनके गार्ड को काफी जख्मी वो हुआ है, उसको गोलियां लगी हैं। तो अब देखते ये हैं कि पाकिस्तान की एम्बेसी को वहां पे काम करने दिया जाता है या नहीं, क्योंकि ना सिर्फ टीटीपी बल्कि जो अफगान तालिबान है वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में। यही वजह है कि हिना रब्बानी खर जो कि पहुंची थी अफगानिस्तान, उनके साथ भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला उनके जाने का, सिवाय इसके कि वो फैज हमीद साहब की तरह जो है अफगानी कावा पी के वापस आ गई होंगी। ये देखे ना, ये भी पी रहे हैं। और फैज हमीद साहब तो वैसे ही आप सब जानते हैं कि उन्होंने तो वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया, और उनके रिटायरमेंट लेते के साथ ही इमरान खान साहब के भी तोते कौवे कबूतर सब उड़ चुके हैं। और अब खान साहब को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि ये फैज हमीद ही थे जिन्होंने 2018 में खान साहब के लिए बहुत काम किया था, सबको इकट्ठा किया था, सबको तैयार किया था कि वो खान साहब के साथ शामिल हों और खान साहब को वोट करें। इसके साथ साथ जी, परवेज इलाही साहब के बेटे मोनिस इलाही का भी जब से उन्होंने टीवी इंटरव्यू में ये कह दिया है कि जी जनरल बाजवा ने कहा था कि आप जो है वो पीटीआई को ज्वाइन कीजिए या पीटीआई का साथ दीजिए गवर्नमेंट बनाने में, तब से इमरान खान साहब भी जो है वो काफी नाराज नजर आते हैं मोनिस इलाही से। और खान साहब का कहना ये है कि भाई ये क्या बात हुई, ऐसे कौन जाके बता देता है, वो भी टीवी पे बैठ के बता दिया। वैसे तो खैर ये सभी को मालूम है कि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है, यानी कि नई गवर्नमेंट कोई पाकिस्तान में आती है, तो उसके पीछे फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ होता है। और उसके बाद जो छोटी छोटी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट की ही क्रिएट की हुई होती है, वैसे तो हर पीटीआई भी कहा जाता है कि फौज ने ही बनाई है और फौज के ही आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंची है, लेकिन चाहे वो पीएमएलक्यू हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, या कोई दूसरी पार्टी, यानी यहाँ तक के टीएलपी, ये सब के सब जो हैं ये स्टैब्लिशमेंट के बनाए हुए हैं, ये फौज के क्रिएट किए हुए हैं। और जब फौज इनको इस्तेमाल करना चाहती है, इनको इस्तेमाल कर देती है, इनसे कहा जाता है कि जाइए जी, जाकर फला पार्टी जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसके साथ ही ये सब लोग जा जाकर उनको, बल्कि शेख रशीद साहब का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेले जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि जाके फला पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए, वो करते हैं। उसके साथ ही उसका पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बना दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर बिठा दिया जाता है, और जब गिराना होता है तो सबसे पहले यही लोग होते हैं जो इन पार्टीज को छोड़कर चले जाते हैं। चाहे आप एमक्यूएम को देखिए, इमरान खान को सबसे पहले छोड़कर वही गए थे, और उससे पहले की जितनी गवर्नमेंट्स हैं उन सबके साथ तकरीबन यही कुछ होता रहा है। खैर, हम एक वीडियो और देखते हैं, फिर बात करते हैं। इमरान खान की हुकूमत 5 साल टिका के लगाएगी। और एक जुमला रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं तारीख का, चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। अदम एतमाद का शौक है, आप पूरा कर लें, आपको शिकस्त होगी। 50 दिन की अपोजिशन की सियासत है, 12 से 13 बंदे कम न निकले अदम एतमाद में, तो मेरा ये इंटरव्यू आप दिखा दें। तहरीके अदम एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। 172 आदमी इसका को जी, ये थे शेख रशीद साहब, जो जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो मुख्तलिफ जगह पे शेख साहब आपको यही कहते हुए दिखे कि जी गवर्नमेंट नहीं गिर सकती, इमरान खान के लिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो भी फेल होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। यानी कि शेख साहब की सारी शेखियां जो थी वो गलत साबित हुई, या फिर ये कह लीजिए जितनी पेशन गोइयां थी, उन्होंने जो कुछ कहा
वो सब गलत साबित हुआ। और हैरत की बात ये है कि कॉन्फिडेंस देखिए जरा आप शेख साहब का, कि वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जी ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। और अब आ गए हैं जी नए आर्मी चीफ, और एक बार फिर सबके सब सारे तोते कौवे कबूतर उड़कर उनके पास पहुंच गए हैं। और देखने वाली बात ये है, बल्कि सोचने वाली बात ये है कि अब जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो किस तरह से लेकर चलेंगे अपनी आर्मी को और कंट्री को। क्या वो भी भारत से नफरत का चूरन बेचेंगे? क्या वो भी यही कहेंगे कि जी अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं और अफगानिस्तान बदल चुका है, अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसको हम कहें कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है? क्या वो यही कहेंगे? लेकिन ये सब कुछ कहने से पहले अगर आर्मी चीफ खुश हो गए हैं कश्मीर जाकर और उन्हें वहां पे तसल्ली हो गई है कि उन्होंने भारत को आंखें दिखा दी हैं, धमका भी दिया है कि जी इस तरफ मत आना नहीं तो फिर पता है ना क्या होता है। वो तो खैर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं क्या बताऊं सर। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप एक बार बलूचिस्तान भी चले जाएं और जरा जाके वहां पर भी एक भाषण झाड़ दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सर। उन लोगों को भी बताइए कि जी आपके जो मिसिंग पर्संस हैं उनको हम ले आएंगे वापस, क्योंकि वो हमारी ही एजेंसीज ने उठाए हैं, कोई दूसरी कंट्री उठा के नहीं ले गई है। जो लोग वहां पे मार दिए जाते हैं और गुम कर दिए जाते हैं, मिसिंग पर्संस में आ जाते हैं, उनसे जाके थोड़ी सी इज़हारे हमदर्दी कर दीजिए और उनके लोगों को उनको लौटा दीजिए, इसलिए कि यही आपके हक में बेहतर होगा। वरना बलूचिस्तान की जो हालत है वो सबको मालूम है और सर मालूम चलती चली जा रही है, कुछ छुपा नहीं पा रहे आप लोग। और अब ये बात जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी है, मैं बता रही हूँ आपको कि वहां पर लोगों को उठा के ले जाते हैं, जान से भी मार देते हैं, लोगों की लाशें मिलती हैं कई कई महीनों कई कई सालों के बाद। और वो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, आप लोग उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, उनको उनका राइट नहीं दिया जा रहा। उनकी जमीन से जो कुछ भी निकलता है, चाहे वो सुई गैस हो या किसी भी किस्म की दूसरा सामान जो भी होता है, वो उनके अलावा आप पंजाब में ले जाते हैं सीधा या सिंध में पहुंचा देते हैं। तो सर थोड़ा सा ख्याल कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान भी जो है वो बांग्लादेश की तरह अलग ना हो जाए, तो फिर आपको थोड़ा सा उनका एहसास करना होगा, उनके पास जाना होगा, वहां पे विजिट करना होगा। और जो चाइनीज कंपनीज को आप बलूचिस्तान की जमीन देते चले जा रहे हैं सर, वो भी गलत है। थोड़ा सा अपने आप को सही कर लीजिए, बाकी चीजें खुद ही सही हो जाएंगी। इसलिए कि आप लोग खुद तो रहते हैं टेढ़े और दुनिया को चाहते हैं आपको कुछ ना बोले। तो सर ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं चलेगा सर। खैर हम यहाँ से चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम नए आर्मी चीफ से कोई बेहतर बात सुनेंगे। वैसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखिएगा, अच्छा मैं वैसे मजाक कर रही थी। मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और मतलब कमाल हो गया, आप लोग ये वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन भी दबा दिएगा। ये हमारे हर दोस्त कहते हैं जितने भी वीडियो बनाते हैं, एक मैं ही भूल जाती हूँ, तो ये कि जी वो लाइक का जो आइकन बना था उसको भी ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।